सर केस स्टडी में कुछ समझ में नहीं आता है, केस स्टडी क्वेश्चन पेपर में आती है और हम उसका आंसर ही नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, लिखने की तो दूर की बात है। और इसी वजह से अब हमें धीरे धीरे केस स्टडी से डर लगने लगा है। एमसीक्यू तो हम सॉल्व कर लेते हैं और हो सकता है कि 20 क्वेश्चन में सर एक दो गलत हो जाए, लेकिन फिर भी 18-19 एमसीक्यू हम परफेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन केस स्टडी में सर पता नहीं क्या हो गया है, केस स्टडी पढ़ के भी हमको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये केस स्टडी किस चैप्टर से है, किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रही है। भैया ये सारी दिक्कतें आपको भी होती होंगी। और एक और आपकी बहुत ही खास प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो ये है कि सर कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें कितने वर्ड्स हमें लिख के आने हैं, कितने पन्ने हमें भर के आने हैं। अब कुछ बच्चों ने मुझे हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में बताया कि सर क्या हुआ, 3 मार्क वाले क्वेश्चन में हम 2 पन्ने भर के चले आए और आगे हमें आइडिया ही नहीं लगा कि कितना टाइम हमें बचना चाहिए, कितना टाइम हम बचा रहे हैं। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो 4 नंबर और 6 नंबर के लिए थे सर, हम उसमें टाइम ज्यादा दे ही नहीं पाए, हमारे नंबर कट गए। तो सर इस प्रॉब्लम को बोर्ड्स में हम कैसे टैकल करेंगे? तो बच्चों स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं वो बेस्ट तरीके, जिन तरीकों को फॉलो करके आप अपनी केस स्टडीज को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो एक आप है इस सेशन को देखने से पहले जब आप केस स्टडीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और एक आप हो गए इस सेशन को देखने के बाद। तो बेटा इस सेशन को पूरा देखने के बाद ना आप एक केस स्टडी को सॉल्व करने का नया नजरिया लेके जाओगे, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हुआ या नहीं हुआ, और मेरे इस तरीके को फॉलो करने के बाद आपकी केस स्टडीज बनने लगी या फिर नहीं बनने लगी। तो चलिए यार, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वर्ड लिमिट का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा अगर वर्ड लिमिट की बात की जाए तो अगर क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है तो आपको 50 से 75 वर्ड यानी कि 50 to 75 वर्ड्स लिख के आने हैं। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो इन अबाउट 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन 6 मार्क का है तो इन अबाउट 200 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिख के आना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग कुछ कुछ मेरी जैसी है कि हाँ भाई हम छोटा छोटा लिखते हैं और पन्ने भरते हैं, परंतु हम प्रॉपर हेडिंग्स में काम करते हैं, मार्जिन वार्जिन खींच के काम करते हैं, तो 50 to 75 वर्ड्स का मतलब है 1 से 1.5 पन्ने, 150 वर्ड्स का मतलब है 3 पन्ने, और 200 वर्ड्स का मतलब है 4 से 5 पन्ने। बहुत आता है तो 4 से 5 पन्ने, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये तो हो गई वर्ड लिमिट की बात। और अगर बेटा आप किसी भी क्वेश्चन में इससे ज्यादा लिख के आएंगे तो ये मान के चलिएगा कि अगले क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम कम रहेगा। तो आपको वर्ड लिमिट पे फोकस करना है, जितना पूछा गया है उतना ही आंसर देना है। भले आपको उस चैप्टर में सब कुछ आता हो, लेकिन फिर भी सब कुछ बता के नहीं आना है, जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। अब बात करते हैं केस स्टडीज की। सर केस स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाए? बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को निपटाना है, सिलेबस को खत्म करना है। किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आपको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई केस स्टडी और वो स्टाफिंग से आ रही है, रिक्रूटमेंट के टॉपिक से, तो आपने जब तक रिक्रूटमेंट पढ़ा नहीं होगा आप आंसर में लिखोगे क्या? मान लो केस स्टडी आपने पढ़ भी ली, आपको समझ में आ भी गया कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सवाल है, लेकिन भैया लिख के क्या आओगे? लिख के तो तभी आओगे ना जब पढ़ाई की होगी। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको मेरी क्लासेस के माध्यम से अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है। एक बार सिलेबस आपने खत्म कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। एक चैप्टर आपने मुझसे पढ़ा और एक चैप्टर की आपने रीडिंग कर ली। रीडिंग सर कहां से करेंगे? एनसीईआरटी से करेंगे। देखो बेटा एनसीईआरटी से रीडिंग करना, मान के चलो कि एक चैप्टर को पूरा का पूरा रीड करने में ना एनसीईआरटी या किसी भी किताब से आपको 1 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप सुबह बैठ जाते हो और ये कहते हो कि भैया आज 6 घंटे हैं, आज का दिन हमारा संडे का सैटरडे का फ्री है, आज मैं सुबह बैठूंगा और शाम तक अपना डायरेक्टिंग का चैप्टर पढ़ के खत्म कर दूंगा, तो बेटा हो जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है। एक बार जब आपने रीडिंग कर ली ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने वो पूरा चैप्टर मुझसे तो पढ़ ही रखा है, तो डबल फायदा आपको होगा, डबल बेनिफिट होगा। एक बार आपने सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए 1.5 से 2 महीने में, फिर मैं आपसे कहता हूं कि केस स्टडीज को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। केस स्टडीज को आप सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारी वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पे हमने ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। अब आता है थर्ड स्टेप। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ही आपने केस स्टडी पढ़ी आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ यार ये जो केस स्टडी है ये इस टॉपिक से हर्ष सर ने भी पढ़ाया था और हमने रीडिंग भी किताब की हुई है, एनसीईआरटी की रीडिंग भी की हुई है। फिर ये तो हो गए 2 चीजें। थर्ड चीज आपको क्या फॉलो करनी है? बेटा बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आते आते वो क्या करते हैं, जब वो केस स्टडीज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहले वो केस स्टडी को पढ़ते हैं, बाद में वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टॉपिक है वो किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आप समझ जाओगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इन्हीं से आपको, इन्हीं किसी एक में से आपको ये केस स्टडी पूछी जा रही है। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, फाइनेंशियल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट
मार्केटिंग या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी कोई बात नहीं हो रही है। आप तुरंत समझ जाओगे कि मैनेजमेंट के जितने फंक्शन है यहीं पे हमको दिमाग लगाना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पॉइंट नंबर 2, रीड केस स्टडी। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आप केस स्टडी पे जाइए। पहले आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मान लीजिए उस केस स्टडी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, और उसके बाद आप ऊपर गए और आपने केस स्टडी को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आप केस स्टडी को पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। वहां से समझने के बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, आंसर को लिखना शुरू कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि बेटा आपको पता है कि 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में, 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में और 6 मार्क वाले क्वेश्चन में चॉइसेस आती हैं। तो आप दोनों केस स्टडी को पढ़ लो, लेकिन जिसका बेस्ट आंसर आपको आता ना कि हाँ भाई मुझे पता है कि यहां पे इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 में चॉइस दे रखी है और आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और लिख के, अगर आपने ये पढ़ के देख लिया, अगर आपने ये पढ़ के देख लिया, आपको लगा कि यार ये वाला नहीं, मुझे तो ये वाला सॉल्व करना चाहिए, तो भैया यही सॉल्व करो। यानी कि जो बेस्ट चॉइस आपको लगती है दोनों केस स्टडी पढ़ने के बाद कि आपको इस केस स्टडी में ज्यादा समझ में आ रहा है और आप यहां पे ज्यादा लंबा आंसर लिख सकते हो, आप उसी को सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है, टिप नंबर 4 क्या है? 4 यह है कि भैया कीवर्ड्स पे खेलना शुरू करो। जब तक आप कीवर्ड्स को पकड़ नहीं रहे हो तब तक आपकी केस स्टडी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। सर कीवर्ड्स को कैसे पकड़ा जाता है और इस पूरी टेक्निक को एक बार इस्तेमाल करके दिखाइए। बेटा मैं आपको दिखाता हूं, चलिए। तो मैं आपको ले चलता हूं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये एक सेट है जहां पे आपको ये केस स्टडी नजर आ रही होगी, 6 नंबर की केस स्टडी है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव एंड स्टेट द रिमेनिंग स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव प्रोसेस। यानी कि किसी मैनेजमेंट के फंक्शन की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि स्टेप्स भी बताइए। बेटा आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, स्टेप्स बताइए। यानी कि कोई ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे प्रोसेस होती है, या तो प्लानिंग होगा, या तो स्टाफिंग होगा, या तो कंट्रोलिंग होगा, कुछ ऐसा ही है, ओके, या तो ऑर्गेनाइजिंग होगा। तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमको पता लगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 रिटायरेटेड इट्स सपोर्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर। कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट को पास करते समय, 2021-2022 के बजट को पास करते समय इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर को अपना सपोर्ट दिया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे इंसेंटिव लॉन्च किए ताकि उनकी डिमांड को बढ़ाया जा सके। इसी के साथ साथ इस इंसेंटिव और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की, भैया अगर बैटरी वाले गाड़ी चलाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाएंगे तो फिर हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन वगैरह कम हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को देखते हुए और इन सारी चीजों को देखते हुए, इंसेंटिव्स को देखते हुए, नितिन कोठारी ने एक इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भीलवाड़ा राजस्थान में एक जगह है बेटा, वहां पे नितिन कोठारी नाम के बिजनेसमैन ने एक इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल डाली। अब इन्होंने लिखा ही सेट अ टारगेट ऑफ अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भैया सेट अ टारगेट, सेट अ टारगेट, टारगेट कहां पे सेट करते हैं बेटा, टारगेट प्लानिंग में सेट करते हैं। यहीं पे हमको पता लगा, तो यही हो गया पहला कीवर्ड कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टारगेट सेट किया। ये हो गया आपका पहला कीवर्ड। आपको पता लग गया कि प्लानिंग का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है, प्रोसेस का जो स्टेप होता है वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी का 10% होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये इनका टारगेट था। एंड फोरकास्टेड, और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले सालों में डिमांड जो है वो 20 मिलियन तक हो जाएगी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोरकास्ट किया। तो टारगेट सेट किया, ये पहला कीवर्ड, और फोरकास्ट किया, ये दूसरा कीवर्ड। तो आपको पता लग गया कि हाँ भैया ये तो प्लानिंग की ही प्रोसेस है। पहला कीवर्ड इशारा कर रहा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव की तरफ और दूसरा कीवर्ड इशारा कर रहा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस की तरफ। तो हमें पता लग गया कि यहां पे प्लानिंग की बात हो रही है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है बेटा, यहां पे प्लानिंग है। फिर कहा गया है कि बाकी के रिमेनिंग स्टेप्स बताइए। तो आपको पता है भैया प्लानिंग का निमोनिक क्या होता है, एस डाइज इफ। तो एस का मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी का मतलब डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई का मतलब आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ई का मतलब इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एस का मतलब सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, आई का मतलब इंप्लीमेंटिंग द प्लान, और एफ का मतलब फॉलो अप एक्शन। तो भैया कुछ इस तरीके से निमोनिक की मदद से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। देखा आपने कितना इजी हो गया मेरे लिए, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, यहां पे मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ा, मुझे पता लगा कि हाँ भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्यादा दिमाग मैंने इधर उधर लगाया नहीं, और फिर सीधे मैंने केस स्टडी को पढ़ना शुरू किया और मिनटों में मैंने इस केस स्टडी को सॉल्व करके आपके सामने रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही आप भी मिनटों में सॉल्व करेंगे जब आप मेरी इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। लेकिन
अब एक सबसे बड़ा सवाल जो अब बच्चे ये कहेंगे ना कि सर जो पहला वाला स्टेप था कि अपना सिलेबस कवर करें क्लासेस के माध्यम से, सर वो कहां से किया जाए? तो बेटा उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यानी कि 21 दिसंबर 2023 को एक बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में ना सिर्फ बोर्ड्स बल्कि सीयूईटी की तैयारी भी करवाई जा रही है। और ये बैच आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो बेटा कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आता है। आपको यहां पे साइन अप या लॉगिन करना है, फिर आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाके आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है और फिर आपको सीयूटी यूजी पे जाके सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि एक बैच है निपुण 2.0 जो आज से 21 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है। तो बच्चा पार्टी यहां पे सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है, यहां पे आपको जीटी भी पढ़ाया जा रहा है जो आपके सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है जो आपके सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है। तो जो बच्चे कॉमर्स विद मैथ्स वाले हैं ना, उनका भी बेनिफिट यहां पे हो रहा है। तो बेटा आपको अगर इस बैच में एनरोल करना है, मैंने आपको बताया कि इस बैच में आप जब खोलोगे ना, आपको यहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। बैच में क्या क्या मिलने वाला है, क्या कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टडी प्लान हमारा क्या क्या होगा, वो सारी जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस बैच में बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके आपको कूपन कोड लगाना है Y769, याद रख लेना Y769। जैसे ही लगाओगे ना तो तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस समय जो डिस्काउंट चल रहा है वो लगभग 1350 रुपए का चल रहा है। तो आपको ये बैच 6,600 रुपए में आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि भाई इसमें सिर्फ मैं या सिर्फ अमन सर या सिर्फ प्रिंस सर नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, मैथ्स भी पढ़ाई जा रही है, हिंदी भी पढ़ाई जा रही है और जीटी भी पढ़ाई जा रही है। ये बैच आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देगा। इतने मॉक टेस्ट तो होंगे कि आप सीयूटी तक आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड्स की तैयारी भी आपकी अच्छी कराएगा। डिलेटेड टॉपिक भी करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आपको यहाँ पे ई बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। तो बच्चा पार्टी आपको ये ये जो ट्रिक्स है और ये जो टिप्स मैंने दी ये कैसी लगी, आप इनको फॉलो करके देखिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन टिप्स से और ट्रिक्स से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और ऐसी कौन कौन सी वीडियोस हैं जो आप मुझसे इसी चैनल पे चाहते हो। तो प्लीज कमेंट करके मेंशन जरूर करना कि सर हम इन सारी वीडियोस को और चाहते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, हैव अ गुड डे।